हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। बच्चों, पाठ 3 धातु और अधातु, इसके प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। तो बच्चों, प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है उसका नाम होता है पारा यानी मरकरी। प्रश्न 2, अधातु जो विद्युत की चालक होती है तो इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट। प्रश्न 3, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। जिस मिश्र धातु से तारों की वेल्डिंग करते हैं उसका नाम होता है बच्चों सोल्डर। प्रश्न 4 देखिए, सोडियम क्लोराइड के निर्माण में Na+ व Cl- के मध्य कौन सा आकर्षण बल होता है। तो इसका उत्तर है कि उस बल का नाम क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल। प्रश्न नंबर 5 है, सिनाबार किस धातु का सल्फाइड अयस्क है। इसका उत्तर होगा मरकरी का। प्रश्न 6 है, किस धातु की मिश्र धातु को उन धातुओं का अमलगम कहा जाता है। उत्तर है मरकरी। प्रश्न नंबर 7 है, पीतल व कांसा किस धातु की मिश्र धातु है। इसका उत्तर है पीतल है Cu यानी कॉपर प्लस Zn यानी जिंक की, और कांसा है कॉपर प्लस Sn यानी टिन की। प्रश्न 8 है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं। इसका उत्तर है एक्वारेजिया यानी अम्लराज। प्रश्न 9 है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है किसी अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी HCl जो होता है अम्ल, इस अम्ल में अगर कोई भी धातु डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका समीकरण आएगा Fe + H2SO4 एरो FeSO4 + H2 यानी हाइड्रोजन। प्रश्न 10 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्लों से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारों से भी। ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO। प्रश्न 11 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgCl2 के निर्माण को दर्शाइए। इसका उत्तर है Na2O का निर्माण 2Na एरो 2Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो 2 सोडियम के परमाणु हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसके नीचे ही लिखा हुआ है बच्चों 281, यानी सोडियम के लास्ट वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उसको ये निकाल देता है। तो 2 और 8 बच गए। आगे ऑक्सीजन का विन्यास देखेंगे। ऑक्सीजन के पास 2 और 6 कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जो सोडियम ने छोड़े थे, तो अब ऑक्सीजन बन गया O2- और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 8, यानी बाहरी कक्ष में उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसको चित्र से ऐसे समझेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है 2 2 2 तीनों तरफ लिखे हुए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं। तो ये जो बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है Na+ हो गया 2, और O के जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर -2 आवेश आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो बन गया Na2O। इसी तरह MgCl2 का निर्माण, MgCl2 में Mg इसके नीचे इसके इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 282। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बन जाएगा Mg+2, और ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन के पास। क्लोरीन का विन्यास है
287, तो 2 क्लोरीन मिलके ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो बन जाएंगे 2Cl-। तो इन दोनों क्लोरीन के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसको चित्र से ऐसे समझाएंगे, मैग्नीशियम Mg 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे क्लोरीन को, तो Mg+2 हो गया और Cl2 हो गया। अब इसका वो बन गया MgCl2। प्रश्न नंबर 12, सोडियम, पोटेशियम व लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? तो बच्चों ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम Na, K और Li ये जो धातुएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व नमी से तेजी से अभिक्रिया करती हैं तथा ये आग भी पकड़ सकती हैं। अतः वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि अगर खुली वायु में रहेंगी तो इनमें आग लग जाएगी। प्रश्न नंबर 13 है, निस्तापन व भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, निस्तापन धातु के कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी निस्तापन में तो कार्बोनेट अयस्क को कम वायु की मात्रा में गर्म करते हैं, और भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, इसमें वायु पर कोई बंदिश नहीं होती, सीमित नहीं होती, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। प्रश्न 14, तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करिए। तो बच्चों ये तांबे के परिष्करण की चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में बनाने का प्रयत्न करिए। इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है और एक विद्युत परिपथ से जुड़े हुए हैं जिसमें कुंजी है, बैटरी है और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, एक टैंक है और जो अपद्रव्य निकल रहे हैं एनोड पंख के रूप में। इस विधि को नीचे समझाया गया है। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटय के रूप में लेते हैं। चित्र के अनुसार विद्युत अपघटय से जब विद्युत प्रवाहित होती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती हैं जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न भी आता है एनोड पंख किसे कहते हैं? तो जब धातु का परिष्करण करते हैं विद्युत से तो जो कचरा रह जाता है उसे ही एनोड पंख कहते हैं। प्रश्न 15 है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। इसका कारण लिखिए व अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा और इसको लिख लिख के याद करना। इसका उत्तर है जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर की तुलना में अधिक होती है। यानी कि जिंक जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है बजाय कि कॉपर के। अतः जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। अतः जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। तो इसका समीकरण बनेगा Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस कॉपर। इसका रंग पहले नीला था, बाद में ये रंगहीन विलयन हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 3 के। आप साथ साथ पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। और अगर आपको प्रश्न उत्तर पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करो बच्चों, लाइक करो और कमेंट भी करो
तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।